गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अवसर क्लासेस में। आज मैं सिविल फर्स्ट ईयर की बीएमई की क्लास और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की पावर प्लांट की क्लास फिर एक बार मर्ज करके लाया हूं। दोनों के टॉपिक वही होंगे जो बुक में दिए हैं। आप ये परेशान मत होना सर कॉमन करके पढ़ा रहे हैं तो कहीं मिसमैच ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिछले टॉपिक में हमने आपको 4 सलाह तक पढ़ाया था, बॉयल लॉ 4 सलाह। इसके बाद मैंने टॉपिक वहीं पे स्टॉप कर दिया था। बात करते हैं सबसे एक बात और, सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको पहले शेयर करें, लोगों से बोले सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ सके। हमारी और आपकी मेहनत मिल करके अच्छी लग रही है, सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं कि टॉपिक कौन कौन से लेके चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा गैलुसेक लॉ। ठीक है, गैलुसेक लॉ। उसके बाद बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे आइडियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, ठीक है। मतलब इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के प्रोसेस हैं, ठीक है। और तो यहीं तक आज हमारा टॉपिक सीमित रहेगा। चार इसके अंदर 4 और आ जाएंगे, आइडियल इक्वेशन, एवोगैड्रो लॉ अगर रहेगा तो आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैलुसेक लॉ से। अभी तक हमने पढ़ा था बॉयल और चार्ल्स का नियम। बॉयल का नियम जो था, बॉयल का नियम था वो था P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के, ठीक है। चार्ल्स का नियम था, इधर पे क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। और चार्ल्स ने कहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन P इज कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं गैलुसेक लॉ ने। तो गैलुसेक लॉ ने कहा था किसी समान द्रव्यमान का यदि हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, यदि किसी समान मास का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो उसका प्रेशर उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यदि हम किसी समान, मतलब एक समान है, दमान 1 किलो 2 किलो एक समान ले लिया, जो भी लेना, यदि उसका हम वॉल्यूम आयतन निश्चित कर देंगे 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फिर हमने आपको उस दिन बताया था P इज इक्वल टू Ct, यही बताया था। अगर इसको कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया जाए, P अपॉन T इक्वल टू C। अब हमने कंडीशन बताई थी 2, जहां हमारा प्रेशर P1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, दो कंडीशन लेके बात करते हैं। तो स्टेट फर्स्ट की बात करें, अगर स्टेट फर्स्ट में तो प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, ठीक है। और स्टेट सेकेंड की बात करें तो प्रेशर P2 है एंड टेम्परेचर T2 होता है, और वॉल्यूम दोनों जगह V ही रहेगा, कांस्टेंट है क्योंकि, ठीक है। तो अगर हम इनको फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, P1 अपॉन T1 इक्वल टू C, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। एंड P2 अपॉन, ये हुआ इससे, ठीक है, यहां से सेकेंड स्टेट पे आएंगे तो P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू C, इक्वेशन हो गया थर्ड। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से अगर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहें तो हो जाएगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू C। तो अगर हम C हटाना चाहते हैं यहीं से हटा सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला निकलता है। जब करेगा P1 दिया है, T2 दिया है, T1 दिया है, P2 निकालो, मतलब किसी एक को क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बाकी 3 दे देगा, बोल देगा अब आप ज्ञात करिए कैसे वैल्यू ज्ञात होगी। तो गैलुसेक ने यह कहा था यदि किसी द्रव्यमान, समान द्रव्यमान को समान आयतन पर रख दिया जाए, आयतन उसका समान हो, तो जब उसको गर्म करेंगे तो उसका प्रेशर जो होगा टेम्परेचर के समानुपाती होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, ये कहा था गैलुसेक ने। अब गैलुसेक लॉ की बात करते हैं, एवोगैड्रो लॉ। तो गैलुसेक लॉ को भी यहां हम लिख देते हैं, ठीक है। गैलुसेक लॉ, ये चार्ल्स, ये बॉयल, ये गैलुसेक लॉ, ठीक है।
गैल्सो ने क्या कहा था, यदि हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो इक्वेशन जो है, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो ने कहा था किसी समान द्रव्यमान का यदि हम प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलों की संख्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलों की संख्या, एंड नंबर ऑफ मोल, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एवोगैड्रो ने बताया था यदि किसी गैस के समान द्रव्यमान का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो उसका जो आयतन होता है वो गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, एंड जहां इसको मोलों के नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वही चीज स्टेट, अगर हम बात करें P कांस्टेंट था, T कांस्टेंट था, P एंड T कांस्टेंट है दोनों कंडीशन में, स्टेट फर्स्ट एंड स्टेट सेकेंड, स्टेट फर्स्ट, ठीक है, स्टेट सेकेंड दोनों कांस्टेंट है। तो यहां से जब फर्स्ट वाली कंडीशन आती है तो हो जाएगी V1 इज डायरेक्टली, पहले इसको फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, V इक्वल टू एन सी, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें इसको तो लिख देते हैं V अपॉन एन इक्वल टू सी। अगर इसको वैसे मोलों की संख्या यही रहेगी क्योंकि सब कुछ हमारे पास ये फार्मूला यहीं तक सीमित, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो V1 अपॉन N1, जब स्टेट चेंज करोगे तो V2 अपॉन N2, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ये बन रहा है आपका फॉर्मूला, ठीक है। सब कुछ सेम है एक जैसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, इन्होंने बताया था प्रेशर एंड टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है ये अब पढ़ने वाली बात, इसीलिए हमने ये लिख दिया है। ठीक, अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन कुछ नहीं था, इन सारे इक्वेशंस को मिलाकर एक एक्सप्रेशन बनाई गई जिसको आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, इक्वेशन फर्स्ट, बायल के नियम से, ठीक है। चार्ल्स के नियम से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। गैल्सेक के नियम से हो गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इक्वेशन हो गई थर्ड, एंड एवोगैड्रो के नियम से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब इन सबको जो हमने मिलाया तो इक्वेशन बन गई PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड T, PV, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू T है, PV प्रोपोर्शनल टू T है, PV एक तरफ हो गया एंड T, ठीक है, V क्योंकि यहां है तो NT, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटी, ये हो गई इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ठीक। अब हम आते फिर वहीं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा, तो पीवी हो गया आर एंड टी, इक्वेशन नंबर 6। यही जो इक्वेशन 6 है हमारी, यही आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन 6 से हमारी आइडियल गैस इक्वेशन लिखा थी, जिसको ऐसे पढ़ते ऐसे आर इक्वल टू होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस नियतांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन से ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, जहां P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, ठीक है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर ऑफ गैस। ये था आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ नहीं, आपको ये लिखना है, बायल, चार्ल्स, गैल्सेक और एवोगैड्रो के चारों इक्वेशनों को मिला करके
एक नई इक्वेशन प्राप्त की गई जिसे हम जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम अब लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें निकल के मिल रहा है। इसको अगर आप प्रोपोर्शनल हटा के डायरेक्ट करेंगे तो घट कट के यही आएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, तो ये हमारा आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया था, अब आएंगे हम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक भी भेजता हूं मैं किसी को व्हाट्सएप से, तो देख लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप पे करना चाहें तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नीचे कमेंट में, यूट्यूब पे नीचे करना चाहें कहीं भी कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। जैसे हाइड्रोलिक्स की क्लास में हमारे एक स्टूडेंट है मेरा एक, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सर थर्ड हेडिंग नहीं पसंद, समझ में नहीं आ रही है, तो उसको एक बार रिवाइज कर दिया। तो आज शाम को मैं हाइड्रोलिक्स की क्लास लूंगा, तो उसमें उसका जो कंफ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के अनुसार निम्न प्रकार के थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस जो है मेनली हम बात करते हैं तो दाब, ताप, आयतन, ठीक है, और एक आती है एडियाबैटिक। दाब की बात करें समान दाब, आइसोबारिक। ताप की बात करें तो आइसोथर्मल, ठीक है, समान ताप। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करें तो आइसोकोरिक, समान आयतन। ठीक है, और एडियाबैटिक मतलब सब कुछ कांस्टेंट, कोई नो ट्रांसफर। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस मेनली हमारे पास आती हैं। बात कर लेते हैं। पहली आती है आपकी आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, मतलब P इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी आती है आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहां पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा वो बताता हूं इसको। तीसरा आता है आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर जो है पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, लास्ट में आएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन चार प्रोसेस पे हम बात करेंगे। ये चार प्रोसेस होते हैं हमारे। अगर पहले प्रोसेस की बात करें आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब आधी हिंदी आधी इंग्लिश, समदाबी प्रक्रम। ठीक है, सेकेंड सम आयतनी। ठीक है, फोर्थ समतापीय। ठीक है, और ये हो गया रुद्धोष्ण। इन चार प्रक्रमों पे बात करेंगे। तो पहला, जब किसी प्रक्रिया के दौरान किसी गैस पे हम क्रिया करें और पूरी प्रक्रिया के दौरान गैस का दाब जितना था उतना ही बना रहे, तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किसी प्रोसेस के दौरान, कोई भी प्रोसेस हम किसी गैस के साथ कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस के दौरान यदि गैस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट बना रहे, उसमें कोई चेंजमेंट ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। यदि किसी प्रोसेस के दौरान गैस का वॉल्यूम लगातार कांस्टेंट बना रहे, गैस के वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट ना हो पूरी प्रोसेस के दौरान, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं।
पूरी प्रक्रिया के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी बढ़े, मोलों की संख्या कुछ भी बढ़े, वो ऐसा वो प्रेशर और टेम्परेचर इस तरह वैक्यूम होता है कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रह रहा हमारा, कुछ भी कर डाले, तो वो हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाती है या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहलाती है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर आइसोथर्मल या समतापी प्रोसेस की। यदि किसी पूरी प्रक्रिया के दौरान हम कोई भी कार्य किसी गैस पे कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हम किसी गैस पे कर रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस के दौरान हमारे गैस का टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आता, जो टेम्परेचर पहले था, जो T1 था वही T1 है लास्ट में, जिसको बोलते हैं T1 इज इक्वल टू T2। पहले T1 हमने देखा वही 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में देखा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। तो पूरी प्रोसेस के दौरान यदि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या समान रहता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान गैस के ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रोसेस के दौरान गैस का ताप, दाब, आयतन या सारे भी प्रक्रियाएं समान रहती हैं, इनमें किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। जब किसी प्रोसेस के दौरान किसी गैस के किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजमेंट ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, या इसको ध्वंस प्रक्रम के भी नाम से आता है। कहीं कहीं आइसोएंट्रोपी कहीं कहीं लिख देता आइसोएंट्रोपी। अगर आइसोएंट्रोपी अगर कहीं कहीं एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज आइसोएंट्रोपी प्रोसेस, ठीक है, अब एक दो बार बीच में पूछ चुका है, कंफ्यूजन सर ने तो 4 ही पढ़ाए थे, 5वां कहां से आ गया, तो यही होता है आइसोएंट्रोपी प्रोसेस। कहीं कहीं बुकों में 5वां प्रोसेस एक और दिया है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, कोई चेंजमेंट दोनों में नहीं होता है, ठीक है। बस फॉर्मूला जो अगर आप एसएससी लेवल के, एसएससी जेई लेवल के एग्जाम करोगे, तो इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं पी पावर गामा, और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो पी पावर गामा -1। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी पूरे प्रोसेस में सेम टू सेम होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता एक दूसरे से। बस दर्शाने के लिए कई बुकों में दर्शा दिया गया है, डिप्लोमा की बुक में किसी में दिया है, सार्थक वाले में दिया नहीं है, और भारत भारती प्रकाशन में दिया है, दोनों सेम है, आप पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर देख लेते हैं कोई, क्योंकि टाइम अभी है हमारे पास, ठीक है। एक बात, हाँ, अब हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक है साइकिल। नेक्स्ट बात है साइकिल क्या होता है, ठीक है, साइकिल क्या होता है। तो साइकिल की अगर हम बात करें, साइकिल को हिंदी में बोलते हैं चक्र, ठीक है। तो आपने चक्र देखा होगा कभी, सुदर्शन चक्र क्या करता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम मान ले ये यहां से बनाना स्टार्ट किया था बनाने वाले ने, और विभिन्न डिजाइनों से काटता हुआ वो इधर 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 होते हुए लास्ट में यहीं पे आ गया, कहीं ऐसा तो है नहीं कि कटा हुआ है। तो साइकिल यही होता है, जब किसी भी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, किसी विभिन्न पथों से होते हुए एट लास्ट अपनी अवस्था में जहां से चले थे वहीं वापस आ जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को साइकिल कहते हैं। कि एक साइकिल ऐसे ये हो गया, यहां से चले यहीं पे आ गए, ठीक है। दूसरा, यहां से चले इस इधर गए, ठीक, इधर से होके इधर आ गए, ये क्या हो गया, एक साइकिल। यहां से चले और यहीं वापस आ गए, क्योंकि सी उसी मार्ग से होके गुजरा है, ठीक। हो सकता है यहीं पे ना आया, हम कह देते यहां से नीचे होके गया, ये वाला तो कुछ इधर से गया और ये वाला इधर से गया, यहां से हमने स्टार्ट किया था, बताओ।
ठीक है, तो हो सकता है सी और ए अलग अलग भी हो या एक ही जगह भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही जगह है तो साइकिल यहां से यहां भी पूर्ण हो रहा है, साइकिल यहां से यहां भी पूर्ण हो रहा है, दो साइकिल भी मान सकते हैं। ठीक है, तो साइकिल जब हम विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए या विभिन्न प्रोसेस से गुजरते हुए पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो उस पूरे प्रोसेस को साइकिल प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। साइकिल प्रोसेस की बात करें, ऐसे साइकिल में चक्र, ठीक है, साइकिल प्रोसेस बोले तो चक्रीय प्रक्रम, एक मतलब अब हमारा एक चक्र पूरा हो गया, हमें बार बार यही करना, तो एक चक्र पूरा हो गया। जैसे बात करें अगर हम बाइक की, तो बाइक में इंजन होता है, अंदर होता है पिस्टन, ठीक, वो पिस्टन का कार्य क्या होता है, ऊपर जाना है एक स्टेज तक और एक स्टेज तक नीचे आना, यही करता है। तो यहां से यहां गया, फिर यहां आ गया, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, उसका काम क्या है, यही है। तो विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपने पग पर वापस आ जाए तो उसे साइकिल कहते हैं। अब बात करते हैं साइकिल की, तो साइकिल के लिए दो तीन चीजें आवश्यक हैं। जैसे प्रोसेस की हमने बात करी, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, हर प्रकार की हमने प्रोसेस की बात कर ली। तो किसी भी साइकिल को पूर्ण करने के लिए कम से कम दो प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम दो प्रोसेस, दो से कम तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी साइकिल को पूर्ण करने के लिए तीन प्रोसेस पड़ेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं तीन प्रोसेस और दो पाथ कम से कम दो होने चाहिए। देखो, क्योंकि जब हम बात करते हैं, देखो जो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर हम वक्र बनाएं, ठीक है, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो अगर हमें वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाना है, हमने बताया था एक जगह आइसोबोरिक P कांस्टेंट, आइसोकोरिक V कांस्टेंट, आइसोथर्मल T कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को दिखाना चाहें तो जब ग्राफ में दिखाते हैं हम केवल दो ही ग्राफ दिखा सकते हैं, दो अक्षों पे ही हम ग्राफ बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस पे का। तो अगर हम V और T में बनाएं, ठीक है, तो V और T में ग्राफ बनता नहीं, P और V पे बनता है हमेशा। तो इधर हम V शो करते हैं और इधर हम P शो करते हैं, तो PV ग्राफ बोलते हैं इसको, थर्मल के PV ग्राफ, या ठीक है, पावर प्लांट के PV ग्राफ पे शो करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर दिखाते हैं, तो प्रेशर ये यहां पे जो है, मान लो यहां पे 2 बार है, ठीक है, यहां पे 1 बार है, यहां पे 0.5 बार है, ठीक है, और यहां पे 0.4, ठीक, 0.3, 0.2, 0.1 और 0। तो हमने देखा यहां पे पहली अवस्था स्टेज 1 पे भी एक ही 2 बार है और स्टेज 2 पे भी 2 बार है। तो हमने आइसोबारिक के लिए तो शो कर दी। अब बात करते हैं आइसोकोरिक की। तो आइसोकोरिक दिखाना है तो अगर हम एक इधर, ठीक है, वर्टिकली एक लाइन खींच दें, V एक्सिस के वर्टिकल एक लाइन खींच दें और प्रोसेस को दे दें 1, इसको दे देता हूं, तो यहां पे अगर हम बात कर लें 2 लीटर, ठीक है, उसके बाद 1 लीटर, 0.5, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और 0, ठीक है। तो हमने देखा यहां पे भी 2 लीटर है और हम यहां इतने ऊपर भी आ गए, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम लेकिन अभी भी हमारा स्टेज 2 पे वही है। तो दो चीजें ग्राफ में जब प्रदर्शित करते थे, और दूसरा जो बनता है ग्राफ, वो बनता है आपका टेम्परेचर और एंट्रोपी पे, ठीक है, एंट्रोपी पे। तो यहां पे जब हम वॉल्यूम दिखाते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, और ये वॉल्यूम और प्रोपोर्शनल एक वक्र का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए जब हम बनाते हैं, मान लो पहला ग्राफ हमने, पहला साइकिल हमारा यहां से यहां तक आया, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस अगर हम मान ले कोरिक था, और तीसरा फिर आइसोबारिक, यहां पे अगर हम P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ V इक्वल टू, सॉरी यहाँ T, हाँ P कांस्टेंट था, ठीक है, एक मिनट, P कांस्टेंट यहां पे हो गया, V कांस्टेंट यहां पे हो गया। अब अगर हम P और V कांस्टेंट करें, दो प्रोसेस तो हम मिल गए। तीसरे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो या तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो तीसरा कोई ऐसा है नहीं जो हमारा, तीसरा कुछ इस तरीके से आएगा,
टी कांस्टेंट। जब पीवी ग्राफ पे हम टी को दिखाते हैं कुछ इस वक्र तरीके से दिखाते हैं। तो किसी भी साइकिल को पूर्ण, अब हम साइकिल की बात करें, 1 2 3 होते हुए कहां आए, यहां पे आ गए, तो ये हो गया हमारा एक साइकिल। लेकिन कितने प्रोसेस की आवश्यकता पड़ी, कम से कम 3। अगर हम और भी बात कर लें, चलो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने इधर ले लिया, फिर P इक्वल टू कॉन्स्टेंट लोगे तो इधर आएगा, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट लोगे फिर इधर आएगा, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट इधर लोगे। अब अगर बात करें V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसके नीचे कुछ चीजें बता रहे हैं जो आपको काम देगी आगे। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक लाइन ये हो गई। अगर हम एक ही ग्राफ पे किसी एक का मतलब प्रोसेस को लेते रहे तो एक चीज याद ना, कभी भी समान प्रोसेस लाइन, एक ही समान प्रोसेस है, V कांस्टेंट V कांस्टेंट V कांस्टेंट V कांस्टेंट, कभी और P कांस्टेंट P कांस्टेंट P कांस्टेंट, कभी भी समान प्रोसेस लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब एक दूसरे को कभी आपस में क्रॉस या कट नहीं करती हैं, हमेशा समांतर चलती हैं। अगर एक ही ग्राफ पे दो लाइनों को, वो दोनों लाइनें समान प्रोसेस की हो, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट है पूरा, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट की स्पीड लोगे तो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक पॉइंट है, कभी भी दो समान प्रोसेस लाइन, अगर कोई समान प्रोसेस चल रहा है उसकी दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर दो अदर अदर प्रोसेस हैं तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। वॉल्यूम वाली इधर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, टेम्परेचर वाली इनको दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो अलग अलग प्रोसेस की लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये सब थोड़ा हाई लेवल है तो अब ज्यादा नहीं बताते इसके बारे में। थैंक यू सो मच, आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत दोनों रंग ला रही है। सब्सक्राइबर डेली बढ़े, लेकिन आपसे कोशिश करते रहिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करें, जिससे हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे और हम आप लोगों के सामने लाइव आ सकें, जिससे एक दिन में कम से कम 3 या 4 क्लासेस हो जाएंगी। अभी हम लेते हैं फिर इसको अपलोड करते हैं, अपलोडिंग में कम से कम 4 या 3 घंटे लग जाते हैं, तो काफी टाइम लगता है। तो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम आप लोगों का है अवसर क्लासेस पे। जय हिंद।